हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले PT 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है और ये हमारी अपकमिंग प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अदर इनिशिएटिव्स जो कि छोटे छोटे शॉर्ट न्यूज़ रहे हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। तो इन्वायरमेंट के पता है आपको ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक होने वाली है, ये सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर तो कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल ग्लोबल फैसिलिटी, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस बार फंड की बातें की जा रही थी। तो अदर इनिशिएटिव्स में हम लोग देखते हैं, देखिए छोटी टॉपिक्स है ये सब, लेकिन इससे भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता होने वाली बात है भी नहीं। विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ भी हमारी यहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे PT 365 के साथ साथ अपनी जो विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मोर डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल करके पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर इकोनॉमिक्स फोरम जो कि क्लाइमेट और एनर्जी के ऊपर है। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम की बात की जा रही है, ये मीटिंग का एम था कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो COP26 की जो टारगेट रखी गई थी उसको अचीव करें। फाइन, तो COP26 जो कि आप देखो ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक आप देखते हो कि हमेशा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है तो उसमें लोग जो है वहाँ पे प्लेज लेते हैं और उनका एक एजेंडा सेट होता है कि उनको क्या क्या जो है क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको अपने अपने कंट्री में काम करनी है। तो ये लॉन्च बेसिकली किया गया था 2009 में US प्रेसिडेंट के द्वारा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम्स हमारे क्लाइमेट और एनर्जी पे बेस्ड है, इसमें इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे मेंबर है, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देखो मेन एम यही था कि मेजर जो इमिटिंग कंट्रीज़ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, वो दोनों कंट्रीज़ चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, उनके लिए यहाँ पे एक मीटिंग होती है जो कि क्लाइमेट चेंज, जैसा कि ये कहा गया है कि 20 यहाँ पे कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है ग्लोबल टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हम लोग IPCC के मीटिंग में ये चीज़ें देखे थे, उनकी रिपोर्ट में भी देखे कि उनके द्वारा यही रिकमेंडेशन दिया गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग जो भी टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करने के लिए डिस्कशन करते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स जो कि अनाउंस किया गया है, फर्स्ट है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवेज है, जिसमें कि जो मीथेन इमिशन है जो कि एक अनदर कॉज ऑफ कंसर्न है, उसको भी टैकल किया जाएगा। साथ ही कलेक्टिव एक 2030 जीरो इमिशन व्हीकल गोल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप देखते हो इमिशन हो रही है आज की डेट में वो व्हीकल से ही हो रही है। प्राइवेट व्हीकल्स आज की डेट में आप देखते हो कि इसका यूज़ और ना जाने क्या हो गया है, सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है परचेज़ करने लगे हैं फोर व्हीलर। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि ये जो ज़ीरो इमिशन की बात की जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो एक तो CNG पे शिफ्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जो आप देखते हो कि 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ आ रही है वो CNG बेस्ड आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे इमिशन डाउन करनी है, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा इमिट करती है, तो उनके इमिशन को डाउन करने के लिए एक पहला शिफ्ट है। दूसरा शिफ्ट ये है कि आप देख सकते हो कि जो BS4 है, BS4 भारत स्टेज 4 जो है, उससे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जंप किए हैं और BS6 की गाड़ियाँ आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो BS6 में क्या होता है, भारत स्टेज ये 6 स्टेज है, जिसमें कि जो इमिशन है, जब हम लोग फ्यूल कंजप्शंस देखते हो तो उससे जो इमिशन होती है वो धीरे धीरे डाउन होगा। तो इसलिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। 4 की जो व्हीकल है उसमें आपको इमिशन देखने को मिलेगा कि हाई इमिशन है, बट अब जो BS6 है उसमें इमिशन लो है, 20% लो है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी अब नई गाड़ियाँ आ रही है वो BS6 स्टैंडर्ड के साथ आ रही है, जिसमें आपको प्राइस भी थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये 2 काम है। थर्ड काम क्या हम लोग कर रहे हैं इमिशन को यहाँ पे कम करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप देख सकते हो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी डिमांड है और प्लस इसका प्रमोशंस भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ये सारे काम हम लोग करें। साथ ही क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जो डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंजेस है ये भी यहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जगह पे आज भी आप देखो कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इमिशन है वो होता है।
साथ ही एफर्ट्स लाया जा रहा है जिससे कि जो फूड सिक्योरिटी है वो इन्हेंस होगा बाय इंक्रीजिंग फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी। और इंडिया को यहाँ पे, इंडिया भी इसका मेंबर है, तो हम लोग भी यहाँ पे ग्लोबल मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, वो भी लाइफ। तो लाइफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट हेल्दी है, इन्वायरमेंट में आप अच्छे तरीके से सांस ले पा रहे हो, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग भी बहुत ही खुशी खुशी जी सकते हैं। तो हमसे ज़्यादा, हमारी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की हेल्थ पे भी आज की डेट में ध्यान दें। साथ ही साथ आप देखो वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट, तो इकोनॉमिक समिट, ओके, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल को अटेंड किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसको लीड किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के द्वारा, जिनका एम है कि कुछ एक्शन लेकर आना जिससे कि सस्टेनेबल फ्यूचर को हम लोग डिलीवर कर सके। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि आज के डेट में जितनी भी हम लोग यहाँ पे एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आगे भी हम लोग को इसी तरीके से प्रोवाइड होते रहें। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की अगर आप लोग देखो तो इंडिया इज़ होस्टिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है क्योंकि आज के डेट में हम लोग इसको होस्ट कर रहे हैं, और डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन पे कर रहे हैं, क्लीन पावर पे कर रहे हैं, ग्रीन स्टील पे, हाइड्रोजन पे कर रहे हैं, जो कि इस मीटिंग का एक पार्ट भी था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं और हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पे लेकर आए, होस्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम है कि कुछ पॉलिसीज़ प्रोग्राम को हम लोग प्रमोट करें कि कैसे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हम लोग एडवांस कर सके। और ये ऐसे ही नहीं एडवांस होगा, हम लोग को क्या करना होगा कि बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ पे 29 मेंबर कंट्रीज़ है, तो 29 जो मेंबर कंट्रीज़ है उनके साथ मिलकर हम लोग को डिस्कशन करना होगा और जो भी यहाँ पे नॉलेज है उसको शेयर करना होगा। जो भी देश अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आ रहे हैं तो उसको भी समझना होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ओके, तो ये सारी बातें। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि पहली बार इस मीटिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, तो कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। ठीक है, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव में आप देखो कि यहाँ पे पार्टनरशिप है, एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट जो कि CDP है, देन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, वर्ल्ड रिसोर्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर। तो ये सब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये टारगेट भी है। साथ ही साथ अगर देखें तो ज़ीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल भी है। ओके, तो ये क्या है, इसमें अगर हम लोग देखें तो एक ग्लोबल फोरम है जो कि मेनली अगर हम लोग देखें 2020 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम है कि जो ग्लोबल ट्रांजिशन करना है ज़ीरो इमिशन व्हीकल का। और अगर हम लोग यहाँ पे COP26 देखें तो इंडिया जो कि यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, वो भी यहाँ पे 4th मिनिस्ट्रियल डायलॉग में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है कि ज़ीरो इमिशन व्हीकल में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंट इनिशिएटिव तो हमारे देश में ही लिया जा रहा है। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, दिस इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है, ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान है 2022 का, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया था। और ये रेगुलरली आप देखो कि यहाँ पे जो स्टेटस है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन का, उसको एक्सेस किया जाता है। और बेसिकली आप देखो कि को स्पॉन्सर्ड किया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, साथ ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस काउंसिल भी है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि यहाँ पे इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन। जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट होते हैं। बट कई ऐसे टेक्नोलॉजी भी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी इमिशन को कम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लेकर यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो एरेना है वो यहाँ पे आप देखो, और साथ ही को फाउंडिंग पार्टनर सीमेंस एनर्जी है। 13 यहाँ पे कंपनीज़ है जिसमें टाटा स्टील भी है और जिंदल स्टील वर्क्स भी है, जिनके द्वारा ये ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। डीकार्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि जो एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है उसको कम करना, उसके प्रोसेस को कम करना। ठीक है, मतलब कि जैसे आप देखते हो कि हम लोग के द्वारा क्या किया जाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि हम लोग इतने महान व्यक्ति है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है।
तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर चल रहे हैं जो कि पेट्रोल और डीजल के हैं। इससे आप जानते हो कि कई गुना ज़्यादा जो है इमिशन हो रहा है, उसको हम लोग कम नहीं कर पा रहे। सेकेंड है कि हम लोग घर पे एसी, फ्रिज, घर पे ही नहीं कई जगह आप देखो ऑफिस है, घर है, कहीं पे भी है तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गए, इन सब का इस्तेमाल भी हम लोग सबसे ज़्यादा करने लगे हैं, जिसके कारण भी ये देखने को मिल रहा है कि हाँ जो इमिशन है वो बहुत हाई पे चल रहा है। तो ये सारे जो हम लोग के कारण जिस तरीके से मीथेन इमिशन भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मीथेन इमिशन भी बढ़ गया है। तो ये चीज़ें कही जा रही है कि हमारे द्वारा, कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है, उसको एट लास्ट कम करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन, इवन इंडस्ट्री में बात किया जा रहा है, तो इंडस्ट्री में भी आप देखो बहुत ज़्यादा जो है डीकार्बनाइजेशन के लिए आज के डेट में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है बाली डिक्लेरेशन के तहत। इसका एम है कि नेट ज़ीरो जो एम्बिशन है उसको एक्सेलरेट करना, डीकार्बनाइजेशन करना इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन का। साथ ही इससे जो डायलॉग है वो स्ट्रेंथन हो पाएगा, कोऑर्डिनेट एक्शन यहाँ पे निकल कर आ पाएंगे। फर्स्ट मीटिंग जो अलायंस का है वो यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन FCCC COP जो 27 है उसमें यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे कि हम लोग को बात करना है और ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन को लेकर, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हमने अपडेट किया है। कहने का मतलब है कि इसके तहत जो भी प्रोविजंस थे उनको हम लोग ने अपडेट किया है, तो इसलिए वी शुड नो कि कहाँ कहाँ हम लोग ने अपडेट किया। हमारे यहाँ पे जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हमने सबमिट किया है यूनाइटेड नेशन FCCC में। तो पहली जो NDC आई थी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग 2015 में ही सबमिट किया था। और आज की डेट में अगर हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन, इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे पेंडेमिक के बाद देखें तो जो कि यहाँ पे हर एक पार्टी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, तो ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ है जिससे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने साइन किया है ड्यूरिंग COP जो यहाँ पे आपका मीटिंग हुआ था ग्लासगो में। तो इसमें पार्टीज़ को रिक्वेस्ट किया गया था कि अपने अपने तरफ से जो है, क्योंकि आप देखो NDC का जो टारगेट है वो 2030 तक एट एनी कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे अचीव करना है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है वो भी यहाँ पे 2030 तक हमें अचीव करना है। और टोटल आप देखो 17 गोल हैं। तो ये कैसे हो पाएगा, जो हमने अब तक यहाँ पे प्रोविज़न रखा था क्या उससे हम लोग अपने टारगेट को मीट कर पाएंगे? तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि 2023 में हम लोग जी रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ओनली 7 ईयर्स हमारे पास है जिसमें कि हम लोग कुछ काम कर सके। तो इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, पॉलिसीज़ थोड़ी टाइट करनी होगी, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह और लाना होगा जिससे कि हम लोग यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो NDC में अगर हम लोग देखें तो कम्युनिटी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे कम्युनिकेट किया है कि कुछ एक्शंस लेना होगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है वो रिड्यूस हो सके, और साथ ही साथ एक्शन लेना होगा जिससे कि कुछ रेजिलियंस यहाँ पे बिल्ड कर सके, जिससे कि जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उसका इम्पैक्ट कम, उसका एक तो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, दूसरा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके इम्पैक्ट को कम करना है। देखिए ऐसा है कि ये जो हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना होता है ये सबमिट एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल में देना पड़ता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट था COP 27 में, तो हमारा यहाँ पे पंचमित्र था। तो पंचमित्र क्या है, सबसे पहला हम लोग ने कहा था कि नेट ज़ीरो अचीव करेंगे बाय 2070, यानी कि 2070 तक हम लोग यहाँ पे हमारे देश में जो इमिशन है वो एकदम से नेट ज़ीरो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। दूसरा है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट तक इंक्रीज़ करेंगे। इट मीन्स कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो और तेज़ी से करेंगे, और आगे आने वाले सालों में 2030 तक हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 500 गीगावाट तक इस्तेमाल होगा। साथ ही मीट करेंगे जो 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से ही करेंगे, बाकी और कहीं से नहीं। साथ ही जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन हो रहा है बाय 1 बिलियन टन्स, हम लोग यहाँ पे इसको भी रिड्यूस करेंगे। साथ ही कार्बन इंटेंसिटी जो है हमारी इकॉनमी का उसको भी हम लोग यहाँ पे कम करेंगे, और बाय लेस देन 45% जो है 2030 तक हम लोग इसको कम करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कसम खाया था, और ये 5 जो मंत्र है उन्होंने हमने वहाँ पे कहा था कि हम लोग ये काम तो करेंगे ही। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो टारगेट है 2030 तक, पहले क्या था और अब हमने क्या यहाँ पे अपडेट किया। इमिशन को रिड्यूस करने का ये जो कहा गया था कि वो भी GDP का, तो पहले था कि 33 से 35% करना है, अब हम लोग इसको 45% बढ़ा दिए।
साथ ही जो कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी था नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से, पहले ये 40% था, अब हम लोग इसको 10% और बढ़ा के 50% कर दिए और इसमें से हम लोग 42% जो है अचीव भी कर लिए। एक एडिशनल कार्बन सिंक हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है, वो भी फॉरेस्ट या ट्री कवर को बढ़ा के, जो एफॉरेस्टेशन की बात हम लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण करें, जिससे कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको हम लोग सिक्वेस्ट्रेट कर सकें। तो ये हम लोग तभी कर पाएंगे, कार्बन सिंक तभी होगा जब हमारे यहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंक्रीज़ होगी। तो पहले था 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, अभी भी हमारा ये सेम है। उसके बाद क्वालिटेटिव टारगेट्स अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस क्या था, प्रीवियस था कि हम लोग को हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम लोग इसको एक सुंदर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ, ये एक्रोनीम लेकर आया है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, बट कुछ चेंज नहीं किया है, वो सेम एज़ अर्लियर ही है। साथ ही अडॉप्ट करना है एक क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ, जो कि अभी भी करेंगे। साथ ही बेटर अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज को। सबसे पहला इसमें क्या क्या करना है, इसमें हम लोग करेंगे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कुछ वो सारे सेक्टर्स में जो कि काफ़ी वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। पर्टिकुलरली आप देखो एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज है, हिमालय रीजन है, तो इन सब जगह पे। साथ ही मोबिलाइज़ करेंगे जो डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड्स है। साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक फ्रेमवर्क है और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। ओके, ये सब सेम है, नो डाउट। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आया है। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस तरीके का रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली ये रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देखिए लास्ट 2-3 ईयर्स से यूपीएससी जो है रिपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बट ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो यू हैव टू रेडी, ठीक है, आपको हर तरीके से रेडी रहना है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो यहाँ पे आया है वो अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया गया है। फाइन। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में देखें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, और ये जो आउटकम्स निकल कर आया है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट से निकल कर आया है, और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हम लोग कहते हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है निकल कर आया है। यहाँ पे आप देखो कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा होता है उसको सेट किया जाता है। साथ ही इसमें अगर हम लोग देखें तो इंडिया मेंबर है, और इसके अलावा 193 कंट्रीज़ है जो कि इसके मेंबर स्टेट है। यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये जो काम होता है ये 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काम भी होता है। स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा चेयर्ड किया गया है, और बेसिकली ये जो डिपेंड है ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि 95% जो इनकम का है वो कोई कंट्री अगर चाहते हैं तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनको अपना जो है बिल्कुल से मैंडेटरी है कि उनको कंट्रीब्यूट करना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंट्रीज़ चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। ओके, मेजर रिपोर्ट अगर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का देखें तो फर्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, सेकंड है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, और थर्ड है ट्रिपल इमरजेंसी, क्योंकि ट्रिपल इमरजेंसी आप देखते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलिंग इमिशन है। अच्छा, आपको बताना कि ट्रिपल इमरजेंसी का मीनिंग क्या है, किस किस इमरजेंसी को, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी को यहाँ पे मिलाकर हम लोग ट्रिपल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। ओके, ये आपको बताना है। साथ ही अगर हम लोग इन्वायरमेंट गैप रिपोर्ट 2022 का देखें, जिसको ऑलरेडी इमिशन गैप रिपोर्ट है, जिसको कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी यहाँ पे लाया गया है। सबसे पहले आप समझो कि इमिशन गैप कहते किसको है। ऐसा गैप जो कि एक तो आप देखो कि हम लोग भी यहाँ पे प्लेज लिए है कि 2070 तक हम लोग यहाँ पे ज़ीरो इमिशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में एक तो हम लोग किए हैं कि हाँ ज़ीरो इमिशन करेंगे, लेकिन 2070 पहुँचने पर हम लोग यहाँ ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कितनी हो रही है, ठीक है। अगर हो रही है मान लो 10% हो रही है और हमने कहा कि ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारा जो गैप होगा वो 10% का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना हमने कहा है, वादा किया है, और जितना हमने वहाँ पे रिड्यूस करके दिखाया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, उसको हम लोग इमिशन गैप कहते हैं। अब यहाँ पर पाया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट किया गया था, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो यहाँ पे 30% से लेकर 45% तक ज़रूर कम करना है। हम लोग जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस की इमीटर है, फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में यूएस है। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि हम लोग किस नंबर पे कितना हम लोग इमिट करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है CCUS, हम लोग ने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूस अगर हो 1-2 साल से, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार डिस्कस किए। तो अभी क्या है कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी यहाँ पे फ्रेमवर्क लाया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया है। बेसिकली यहाँ पे यही है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क रखो जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम लोग इमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ जो है वो ला सकते हैं। साथ ही CCUS की बात करें तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, वो भी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के द्वारा। तो देखिए FGD है, ये एक टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो रिसाइकिल करना जो कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, देखिए जो फ्लू गैसेस होता है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस जो है, वुड है और एनी अदर फ्यूल जो है, अगर उसको कंबस्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज से। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस तरीके के गैस की इमिशंस को कम करता है। CO2 को सबसे पहले क्या करना है कि कैप्चर करना है जो एटमॉस्फेयर में है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको कार्बन को कैप्चर करेंगे, फिर यूटिलाइज़ करेंगे और फिर स्टोरेज की भी बात करेंगे। ठीक है, स्टोरेज की भी बात की जा रही है क्योंकि कार्बन का जो है इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, मतलब कि हमें जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है ही, तो इसलिए इसको स्टोरेज की भी बात की जा रही है। देखिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के बारे में देखें तो सबसे पहले तो कैप्चर करना है, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैप्चर करना है कहाँ से, बायोमास फ्यूल्ड पावर स्टेशन से, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी से डायरेक्टली, या तो एयर से, एयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा शिप से, ट्रक से, पाइपलाइन से इसको मूव किया जाएगा, जहाँ से हमने कैप्चर किया है वहाँ से लेकर जहाँ पे हम लोग को या तो यूज़ करना है या तो हम लोग को स्टोर करना है। ठीक है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देना है। यूज़ कैसे होगा, तो जो यहाँ पे हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया है उसको हम लोग रिसोर्स के जैसा यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकें। स्टोर कैसे करेंगे, तो स्टोर करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग अंडरग्राउंड जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें परमानेंटली हम लोग इसको स्टोर कर देंगे। तो ये दो तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको ट्रांसपोर्ट करना है, या तो यूज़ के लिए, या तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए। ओके, जो कैप्चर्ड गैस है इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे किस में, जो कि हम लोग ने कैप्चर किया है, तो हमारा कार्बन फायर एक्सटिंग्विशन में भी कार्बन की ज़रूरत होती है। फर्मा हो गया, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, जैसे आप लोग देखो कि जो बहुत सारे ऐसी ड्रिंक्स है जिसमें कि कार्बन को पुश किया जाता है, कार्बन उसमें मिलावट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जगह पे है जिससे कि हम लोग कैप्चर्ड कार्बन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबसे पहले केमिकल सॉल्वेंट है, फिजिकल सॉल्वेंट है, एडॉप्शंस है, और फिर क्रायोजेनिक सेपरेशन है। अगर हम लोग केमिकल सॉल्वेंट के बारे में देखें तो ये प्रिफर्ड किया जाता है जब हम लोग यहाँ पे गैस स्ट्रीम के साथ डील करते हैं। और अगर केमिकल सॉल्वेंट में देखो तो हैव रिलेटिवली लोअर प्रेशर है, जैसे कि फ्लू गैस स्ट्रीम वगैरह का है पावर प्लांट से। फिजिकल सॉल्वेंट की बात करें तो वर्क वेल है गैस स्ट्रीम में, जो कि रिलेटिवली हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है। और एडॉप्शंस की बात करें तो सुटेबल है जो गैस स्ट्रीम वगैरह है वहाँ पे, विथ मॉडरेट टू हाई प्रेशर और मॉडरेट कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। उसके बाद क्रायोजेनिक सेपरेशंस अगर हम लोग देखें तो प्रिफर्ड किया जाता है कुछ केसेस में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ पावर जो है बहुत कम है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स रहे जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना ज़रूरी है। तो देखिए कार्बन इतना ज़्यादा यहाँ पे होता है कि जैसे आप देखो कि क्वेश्चन बन ही सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतनी ही। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे इसी टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसी के साथ वीज़ा नाइस टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ मेल करके आप लोग डिटेल्स देखकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।